नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। पिछले साल अक्टूबर में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बहुत बड़ी बात कही थी दोस्तों। न्यूज 18 के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने यह दावा किया था कि पश्चिम बंगाल के हर जिले में एक बॉम्ब बनाने वाली फैक्ट्री है। उन्होंने आगे यह भी कहा था कि पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिखर गई है और चूंकि हर जिले में बम बनाए जा रहे हैं, उसके लिए एक फैक्ट्री बनाई गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां की कानून व्यवस्था क्या है। एक बहुत बड़ा दावा, क्योंकि जब आप ये दावा करते हैं तो इससे यह बात पता चलती है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था वाकई चरमरा गई है। मगर उससे भी बड़ा सवाल, अगर गृह मंत्रालय का यह बयान या गृह मंत्री का यह बयान गलत साबित होता है तो क्या इससे दो सवाल उठते हैं। पहला सवाल कि क्या पश्चिम बंगाल को लेकर सियासत के चलते गलत बयानी की जा रही थी? क्या पश्चिम बंगाल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी? मैं आपको ऐसा इसलिए कह रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर यह है साकेत गोखले, एक एक्टिविस्ट हैं और कांग्रेस के समर्थक भी रहे हैं। उन्होंने एक आरटीआई दिया था दोस्तों, और बहुत ही दिलचस्प आरटीआई था। उस आरटीआई का सूचना के अधिकार के अंतर्गत उन्होंने जो याचिका दाखिल की थी, उसमें जो उन्होंने सवाल किए थे, उन सवालों पर आपको गौर करना पड़ेगा। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, Please provide a list of bomb factories in West Bengal arranged district-wise as revealed by the Home Minister in his interview। यानी कि जैसा कि दावा किया था गृह मंत्री अमित शाह ने, जो तमाम बॉम्ब बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं उसकी लिस्ट मुहैया कराएं। पहला सवाल उन्होंने ये पूछा था। दूसरा सवाल ये पूछा था कि प्लीज स्टेट वेदर एन ऑफिशियल ब्रीफिंग रिगार्डिंग बॉम्ब फैक्ट्रीज एग्जिस्टिंग इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल has been provided to the Home Minister, to the Union Minister of Home Affairs. If so, please provide a copy of the said briefing। यानी कि ये जो दावा किया था अमित शाह ने, क्या इसको लेकर किसी तरह का कोई आधिकारिक विज्ञप्ति जारी हुई है? क्या इस बात को लेकर, यानी कि गृह मंत्री को लेकर, कोई आधिकारिक जानकारी दी गई थी? और तीसरा सवाल जो उन्होंने किया था वो ये, Please state whether the remarks of the Union Minister of Home Affairs regarding bomb factories in every district on West Bengal were based on official inputs by agencies and ministry। तीसरा सवाल क्या कहता है कि ये जो दावा अमित शाह कर रहे थे, क्या ये इनपुट्स पर आधारित हैं जो तमाम एजेंसीज ने या मिनिस्ट्री के कुछ जो भाग हैं उन्होंने मुहैया कराई थी अमित शाह जी को? तो इन तीनों सवालों के जवाब में जानते हैं गृह मंत्रालय ने आरटीआई के अंतर्गत जो याचिका दाखिल की थी, उन्होंने क्या कहा था आपके स्क्रीन पर। द इंफॉर्मेशन आस्क्ड बाय यू विद ए पॉइंट 1 to 3 is not available with the offices of which the undersigned is the CPIO। यानी कि जो जानकारी आपने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के तहत मांगी है वो उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि देखिए, अगर आप गृह मंत्री से या गृह मंत्रालय से यह सवाल पूछें कि आप बॉम्ब बनाने वाली तमाम फैक्ट्रीज की हमें एक लिस्ट दें, तो वो लिस्ट नहीं दे सकते, क्योंकि अगर वैसी लिस्ट उनके पास होती तो अब तक वो बॉम्ब फैक्ट्रीज हट चुकी होती। ये बॉम्ब फैक्ट्रीज जो होती हैं कोई कारखाने थोड़ा ना होते हैं, ये ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं जो गुप्त तरीके से चलाई गई होती हैं। तो जाहिर सी बात है उसको लेकर जानकारी मौजूद नहीं हो सकती है। मगर जो दूसरा और तीसरा सवाल है वो खासे मायने रखता है। दूसरे सवाल में पूछा गया था कि देखिए, जो दावा अमित शाह ने किया है कि पश्चिम बंगाल के हर जिले में एक बॉम्ब फैक्ट्री है, क्या यह उन्हें दी गई किसी जानकारी के आधार पर दिया गया बयान है? और तीसरा सवाल भी यहां पर अहम हो जाता है कि जो बात अमित शाह ने कही है कि हर जिले में एक बॉम्ब फैक्ट्री है, क्या वो जानकारी ऑफिशियल इनपुट्स के बुनियाद पर दिया गया था? यानी कि आधिकारिक इनपुट्स दिए गए थे अमित शाह को, इसी आधार पर उन्होंने यह बात कही थी। तो इन तीनों सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा है आरटीआई के जवाब में कि हमारे पास कोई जानकारी मौजूद नहीं है। और चौथा सवाल, प्लीज स्टेट वेदर अ लिस्ट ऑफ दीज purported bomb factories in every district of West Bengal mentioned by the Union Home Minister has been shared with the government of West Bengal or West Bengal Police। यानी कि ये जो दावा अमित शाह ने किया था, क्या इस जानकारी को पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ साझा किया गया है? तो इसके जवाब में गृह मंत्रालय यह कहता है कि कानून व्यवस्था जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, यानी कि राज्य का विषय है।
आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, बहुत बड़ा दावा अमित शाह ने किया, मगर गृह मंत्रालय को यह पता ही नहीं कि ऐसी कोई चीज है भी। और इसके अलावा अगर उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि हर जिले में बॉम्ब बनाए जा रहे हैं, तो क्या उन्होंने यह जानकारी ममता बनर्जी सरकार के साथ साझा की? तो इसके जवाब में भी उन्होंने कह दिया कि साहब लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। आज यह सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि क्या राजनीति के चलते पश्चिम बंगाल को बदनाम किया जा रहा है? ऐसा तो नहीं है कि गृह मंत्री ने गलत बयानी की। देखिए, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं क्योंकि वे हमारे देश के गृह मंत्री हैं और जाहिर सी बात है इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मगर चूंकि खुद आपका मंत्रालय यह कह रहा है कि हमारे पास कोई ऐसी जानकारी मौजूद ही नहीं है कि हर जिले में एक बॉम्ब फैक्ट्री है, तो यह क्या कहता है? आखिर आपके मंत्रालय ने साकेत गोखले द्वारा दायर आरटीआई याचिका के जवाब में ऐसा क्यों कहा? अब इस खबर पर गौर कीजिए दोस्तों, ये 2 दिन पुरानी खबर है। इस खबर के मुताबिक बीजेपी वर्कर डाइज, 5 others इंजर्ड इन क्रूड बॉम्ब एक्सप्लोजन इन बंगाल्स गोसाबा। यानी कि एक बॉम्ब एक्सप्लोड होता है जिसमें एक बीजेपी का कार्यकर्ता और 5 अन्य जो हैं वो जख्मी हो जाते हैं। पुलिस का यह कहना है इस खबर के मुताबिक, जो कि इंडिया टुडे में आई है, ये लोग बॉम्ब बना रहे थे। बीजेपी के वर्कर्स बॉम्ब बना रहे थे, ये कोई और नहीं बल्कि पुलिस कह रही है। हालांकि बीजेपी का यह दावा है, इसी खबर के मुताबिक बीजेपी का यह दावा है कि तृणमूल कांग्रेस ने उन पर हमला किया। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यहां तो पुलिस यह दावा कर रही है, चलिए मान लिया कि पुलिस राजनीतिक है, मगर सबसे बड़ा जो दावा किया था गृह मंत्री अमित शाह ने कि बंगाल के हर जिले में बम बनाए जा रहे हैं, वो तो गलत साबित हो रहा है ना। उसका कोई आधार नहीं है, उसकी कोई बुनियाद नहीं है, और वो बाकायदा मैं तथ्यों के आधार पर आपको बता रहा हूं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या सियासत के चलते पश्चिम बंगाल को बदनाम किया जा रहा है? और बात यहां नहीं रुकती, आपकी स्क्रीन पर यह शुभेंदु अधिकारी, इन्होंने 2 बड़े बयान दिए। पहला बयान उन्होंने यह दिया जो आपकी स्क्रीन पर है कि अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो पश्चिम बंगाल या देश जो है वो इस्लामिक स्टेट बन जाता, बांग्लादेश जैसा बन जाता। और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर तृणमूल कांग्रेस फिर से सत्ता में आई तो पश्चिम बंगाल कश्मीर बन जाएगा। यानी कि यहां पर भी न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि कश्मीर को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आज मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। बांग्लादेश को के बारे में कुछ दिनों पहले खुद अमित शाह ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया था जब वो नागरिकता बिल की चर्चा कर रहे थे कि वहां से आने वाला दीमक, और आप जानते हैं कि बांग्लादेश में इसकी कड़ी प्रतिक्रिया हुई थी। वहां के विदेश मंत्रालय ने इस पर सख्त एतराज जतलाया था। तो बांग्लादेश तो हमारा मित्र देश है ना, तो शुभेंदु अधिकारी फिर बांग्लादेश को क्यों टारगेट कर रहे हैं? और जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आप जिक्र कर रहे हैं कि अगर वो ना होते तो भारत एक इस्लामिक राष्ट्र हो जाता, तो मैं शुभेंदु अधिकारी से पूछना चाहता हूं कि 1942 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल में सरकार क्यों बनाई थी? और उसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल में जगह दी थी। यानी कि हर समस्या के लिए जिसका दोष आप पंडित नेहरू पर मढ़ते हैं, उन्होंने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी थी। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि अगर तृणमूल कांग्रेस फिर से आ गई तो पश्चिम बंगाल कश्मीर बन जाएगा, मगर आपने तो कहा है कि जब से धारा 370 हटी है वहां पर स्वर्ग आ गया है, वहां पर जन्नत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अपनी सियासत के लिए भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की साख के साथ, उसकी अस्मिता के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही है? देखिए, अगर आप तथ्यों पर, तर्कों पर पश्चिम बंगाल के सूरत हाल पर निशाना साधें तो बात समझ आती है, मगर यहां कोई जमीन नहीं है तथ्यों की, तर्कों की। और हकीकत क्या है मैं आपको बतलाता हूं। यह पामेला गोस्वामी कुछ दिनों पहले ये पकड़ी गई थी और इनके कार में 100 ग्राम कोकेन था। और जैसी ये खबर सामने उभर कर आई थी तो सब ये कहने लगे थे, गोदी मीडिया के पत्रकार, कि हो सकता है कि ये टीएमसी ने प्लांट कराया। मगर बाद में क्या हुआ?
बाद में पता चला कि पामेला गोस्वामी ने किसी और पर नहीं बल्कि कैलाश विजयवर्गीय के करीबी राकेश सिंह पर उंगली उठाई कि उन्होंने मेरी गाड़ी में इसे प्लांट करवाया। और फिर राकेश सिंह की गिरफ्तारी हुई, राकेश सिंह के 2 लड़कों की भी गिरफ्तारी हुई थी। आपके सामने तमाम मिसालें हैं। बॉम्ब ब्लास्ट होता है, 5 लोग जो जख्मी होते हैं, एक जो बीजेपी का कार्यकर्ता मारा जाता है, और पुलिस का यह कहना कि खुद बीजेपी के वर्कर्स बॉम्ब बना रहे थे। आपकी बीजेपी की युवा नेत्री पामेला गोस्वामी गिरफ्तार होती हैं, कार में होता है 100 ग्राम कोकेन, और वो आरोप किसी और पर नहीं बल्कि आपके दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय के सबसे करीबी राकेश सिंह पर लगाती है। अमित शाह ने जो बयान दिया उसका कोई तर्क नहीं है, उसकी कोई जमीन नहीं है, और शुवेंदु अधिकारी राजनीति के चलते, सियासत के चलते पश्चिम बंगाल को बदनाम कर रहे हैं, कश्मीर को बदनाम कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर गौर करने की जरूरत है। मगर यकीनन दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव जो हैं वो बहुत दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच का जो फर्क है वो खत्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब जो लगातार जो प्री पोल सर्वेज आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी को 100 से ज्यादा सीट्स मिल सकती हैं। मैं इन सर्वेज पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं, मगर आप जानते हैं कि बीजेपी बहुत ही आक्रामक अंदाज में चुनाव लड़ रही है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 2016 में उनका वोट प्रतिशत शायद सिर्फ 10% था, मगर 2019 के लोकसभा चुनाव आते आते उन्होंने लगभग टक्कर दे दी तृणमूल कांग्रेस को। तो यह अपने आप में बतला रहा है कि किस तरह से बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर। और इसलिए मैं कहता हूं कि 2 मई को जो भी नतीजे आए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक तरफा नतीजे होंगे जिसमें ममता बनर्जी को 200 सीटें मिल जाएंगी। मुझे फिलहाल नहीं लगता है, हो भी सकता है, क्योंकि आप जानते हैं ममता बनर्जी जो चुनावी कैंपेनिंग कर रही हैं, मीडिया उनके बिल्कुल खिलाफ है। कम से कम जो राष्ट्रीय मीडिया है वो बिल्कुल उनके खिलाफ है, और वो जमीन पर चल रही है, वो सिर्फ रैलियां नहीं कर रही। आपने देखा होगा उन्होंने एक रोड शो किया, ढेरों महिलाएं उनके साथ थीं, और इंटरनेशनल विमेंस डे के उपलक्ष्य में यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी एक कड़ी टक्कर जरूर दे रही हैं, और यह चुनाव कहीं ना कहीं ममता बनर्जी बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए हैं, क्योंकि आपको यह पता होगा कि इस वक्त पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। तो जो लोग बीजेपी को वोट देंगे उनके पास कोई स्थानीय चेहरा नहीं है, बल्कि एक ही चेहरा है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। और उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है। मगर ममता बनर्जी लगातार टक्कर दे रही हैं, नेहले पर दहला भी दे रही हैं, और ऐसे में ये चुनाव बहुत दिलचस्प हो रहे हैं। मेरी बस यही उम्मीद है दोस्तों, चूंकि अभी करीब 2 महीने का वक्त बचा हुआ है नतीजों में, तो जब पहला चरण होगा मतदान का, और उसके बाद चूंकि 8 चरण में मतदान है, तो हिंसा नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि इससे लोकतंत्र कलंकित होता है। सुनिए सरकार में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।